नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द फ्लूइड थेरेपी जो हमने करना है वो हम देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्लूइड कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं और कैपिलरी मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने देखा था, और किसको परमेबल होते हैं किसको परमेबल नहीं होते। फिर हमने पारेंटल फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया था क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स का, और हमने देखा था कि 0.9% नॉर्मल सेलाइन जो था उसके बारे में और 0.45% सेलाइन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा फ्लूइड दैट इज़ डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर पानी हमने ले लिया, 1 लीटर पानी लिया और उसमें हमने 50 ग्राम्स ग्लूकोज डाल दिया, 50 ग्राम्स ग्लूकोज डाल दिया 1 लीटर पानी के अंदर, तो उसको कहते हैं 5% डेक्सट्रोज। तो इसकी जो एनर्जी इसके अंदर जो है वो क्या होता है, 5% डेक्सट्रोज के अंदर आप देखो तो डेक्सट्रोज जो है वो 50 ग्राम्स पर डेसीलीटर, समझ आ रही है, 50 ग्राम्स पर डेसीलीटर ये हमारा जो है ना होता है। और इसमें कोई बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है 5% डेक्सट्रोज में, सिर्फ आपको डेक्सट्रोज मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगी। और इसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो 252 है, ठीक है, 252 है, और ये आपको 200 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, 200 कैलोरीज प्रोवाइड करता है आपको। 10% डेक्सट्रोज, फिर 5% डेक्सट्रोज वाटर के बाद आ जाता है आपका ये वाला 10% डेक्सट्रोज, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। 10% डेक्सट्रोज जो होता है उसमें जो है वही होगा 10% डेक्सट्रोज, मतलब 1 लीटर पानी है और उसमें आपने 100 जो है ना ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। उसमें 50 ग्राम्स था, इसमें 100 ग्राम्स है, 50 ग्राम ज़्यादा हो जाता है। फिर होता है डेक्सट्रोज सेलाइन, ठीक है, ये डेक्सट्रोज सेलाइन है ये वाला, ठीक है, 5% डेक्सट्रोज सेलाइन। तो इसमें भी देखें 5% डेक्सट्रोज सेलाइन में 50% जो है वो डेक्सट्रोज है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है 5% डेक्सट्रोज सेलाइन में और डेक्सट्रोज वाटर में, कि उसमें पानी के अंदर ग्लूकोज था, इसमें पानी के ग्लूकोज तो है लेकिन साथ में इसके अंदर वो भी है, सेलाइन मीन्स के उसमें सेलाइन भी है, वही वाला जो ऊपर हमने देखा है। तो इसकी जो देखें ऑस्मोलैरिटी कितनी ज़्यादा हो जाती है 564। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है ग्लूकोज भी आ गया। फिर उसके बाद है डेक्सट्रोज हाफ सेलाइन, ये देखें वही है ऊपर वाला, लेकिन 5% 5 ग्राम्स आपके पास वो आ जाता है, और वो हाफ सेलाइन है तो 77 ये वाला आ जाएगा जो नीचे वाला था। तो इसकी जो है वो 350 बन जाती है टोटल ऑस्मोलैरिटी। समझ आ रही है थोड़ी फ्लूइड्स की। उसके बाद जो है अगर हम बात करें हार्टमैन सोल्यूशन और रिंगर लैक्टेट, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो हमारे पास हार्टमैन सोल्यूशन होता है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सोडियम देखें 131 है, ठीक है, 131 सोडियम है। और इसके अलावा क्लोरीन इसमें देखें 111 है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी है इसके अंदर, मैं दिखाती हूँ ये थोड़ा सा इस तरह करके, ठीक है। हार्टमैन सोल्यूशन में 131 सोडियम है, 111 क्लोरीन है, ठीक है। और पोटेशियम जो है इसमें 5 है, मतलब इसमें पोटेशियम भी है, बाकी में अभी हमने किसी में भी पोटेशियम नहीं देखा। और इसमें देखें बाइकार्बोनेट भी है लैक्टेट की फॉर्म में। तो ऊपर हमने किसी में भी पोटेशियम और बाइकार्बोनेट एज लैक्टेट नहीं देखा, जो कि अभी हमने देखा है हार्टमैन्स में। रिंगर लैक्टेट्स में भी देखें कि ऑलमोस्ट सेम ही है। देखें कि सोडियम उसमें 131 था हार्टमैन में, यहाँ पे 130 है। वहाँ पे क्लोराइड जो है हार्टमैन में 111 था, यहाँ पे 109 है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और उसमें 5 पोटेशियम है, इसमें देखें 4 पोटेशियम है, उसमें जो है 29 है और इसमें 28 है, मतलब क्लोज हैं ये दोनों फ्लूइड्स, तकरीबन सेम होते हैं। और देखें ऑस्मोलैरिटी भी तकरीबन सेम है, हार्टमैन्स की 278, इसकी 280। ये वाला जो होता है ना ये हाफ डेक्सट्रोसेलाइन, ये पीड्स का सोल्यूशन होता है, ठीक है। पीड्स पीडियाट्रिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। उसके बाद आ जाता है 3% सेलाइन। 3% सेलाइन जो है इसमें जो है देखें 513 जो है सोडियम है और 513 क्लोराइड है, टोटल 1026। ये बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक है,
हाइपरटोनिक ऑस्मोलैरिटी देखें इसकी कितनी ज़्यादा है, हाइपरटोनिक सेलाइन इसको कहते हैं इस वजह से। फिर वी हैव दिस, ये कोलॉइड्स हैं, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना कोलॉइड्स हैं, कोलॉइड्स हैं कौन कौन से हैं कोलॉइड्स, कोलॉइड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जेलफ्यूसिन है, हीमासिल है और हीमास्टार्च है। जेलफ्यूसिन, हीमासिल और हीमास्टार्च, डिफरेंस क्या है, तीनों कोलॉइड्स हैं। जेलफ्यूसिन में जेलेटिन होती है, हीमासिल में पॉलीग्लीन होती है और हीटा स्टार्च में जो है वो हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च होता है। ठीक है, जो जेलफ्यूसिन और हीमासिल है इसमें सोडियम और क्लोराइड भी होते हैं, जबकि हीमास्टार्च में सिर्फ स्टार्च ही है, उसमें कोई सोडियम क्लोराइड नहीं है। और जेलफ्यूसिन में जो सोडियम क्लोराइड है वो 150 मिलीमोल्स हैं और हीमासिल में 145 है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सो ये सारे हमारे फ्लूइड्स हैं जो मैंने आपको टेबल की फॉर्म में बता दी हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और ऑब्वियसली ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ये सिर्फ प्लाज्मा के अंदर ही रहते हैं और वहीं पे ओनोकोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं। जब जब क्या हो कि कैपिलरी की इंटेग्रिटी ख़राब हो जाए और सारी जो फ्लूइड अंदर से वो लीक करके बाहर आ जाए फ्लूइड, तब ही ऐसे हो सकता है, जैसे एडिमा इन बर्न्स वगैरह। कोलॉइड्स क्या करते हैं, इंट्रावास्कुलर जो है ना फ्लूइड रिटेन करके रखते हैं। तो इस वजह से ना हमने बहुत ज़्यादा एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये सारा फ्लूइड जो है अंदर ही ब्लड वेसल के अंदर ही रहने देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। तो अगर पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर पहले से ही जो है वो हाइपर मतलब हम कहते हैं फ्लूइड ओवरलोड की स्टेट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी एडिमा है, तो उनके अंदर ये फर्दर जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ कोलाइड्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कर सकता है, पल्मोनरी एडिमा करवा सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस करवा सकता है, जो मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया था। कोलॉइड्स कौन कौन से हैं, वी हैव द ब्लड, ब्लड वैसे एक अलग चीज़ होती है। तो इस वजह से बर्न्स के पेशेंट में, जैसे मैंने बड़ा सा क्रॉस लगाया हुआ है, बर्न्स के पेशेंट्स में आपने कभी भी कोलाइड्स नहीं देने, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी आप जितना मर्जी मतलब फ्लूइड दे दो, बर्न्स के पेशेंट में क्या है, उनका इंटेस्टिशियम में फ्लूइड इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ हुआ है, तो वो और ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड स्टेट कॉज करेगा और नहीं देना फिर, ठीक है। तो ब्लड है, एल्ब्यूमिन है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा है, हीमासिल है, जेलफ्यूसिन है, हेटा स्टार्च है, ये सारे हमारे जो है ना कोलॉइड्स में आ जाते हैं। हेमासिल जो होती है इसमें हमने देख लिया पहले ही उसके ऊपर के इसके अंदर पॉलीग्लीन होती है एक, वो प्रेजेंट होती है और 1000 ml जो हेमासिल होती है उसमें वी हैव द जो है पॉलीग्लीन जो है इसमें डिग्रेडेड जेलेटिन के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं यूरिया ब्रिजेस के साथ, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो है 41-45 जो है ना सोडियम क्लोराइड होते हैं और इसके अलावा पॉलीग्लीन होती है, ठीक है। पोटेशियम और कैल्शियम आयंस भी इसके अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि आप इमरजेंसी में क्या यूज़ करोगे, क्रिस्टलॉइड्स या कोलॉइड्स। तो अब वो कह रहे हैं कि जब स्वीयर हाइपोवोलीमिया है और कैपिलरी इंटेग्रिटी नॉर्मल है, ठीक है, कैपिलरीज बिल्कुल ठीक है, स्वीयर हाइपोवोलीमिया है, तो आप कोलॉइड्स जो है उनको प्रेफर करते हो। क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ हुआ है और कैपिलरी इंटेग्रिटी बिल्कुल ठीक है, वो उसको टूटी नहीं हुई। हम जो फ्लूइड देंगे वो सर्कुलेटरी वॉल्यूम को ही फिल अप करेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा बर्न्स के पेशेंट में क्योंकि कैपिलरी इंटेग्रिटी लॉस हो जाती है, तो हम जितना मर्जी कोलॉइड दे दें, हम कोलॉइड देंगे तो वो जो कैपिलरी टूटी हुई है उसमें से सारा कोलॉइड निकल के इंटस्टिशियम में आ जाएगा और वहाँ से क्योंकि कोलॉइड जब इंटस्टिशियम में आएंगे तो वहाँ पे पानी और ज़्यादा जमा होगा, तो इट विल लीड टू एडिमा। तो इस वजह से स्पीयर हाइपोवोलीमिया विद इंटेग्रिटी ऑफ कैपिलरी नॉर्मल, उस केस में हम कोलॉइड्स देते हैं। और अगर कैपिलरी जो है अगर कैपिलरी इंटेग्रिटी नॉर्मल नहीं है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बर्न्स, तो फिर हम क्रिस्टलॉइड्स देंगे। की पॉइंट्स क्या हैं कि जब भी आप किसी पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा फ्लूइड जो जा रहा है वो कहाँ जाएगा, ताकि इफ़ेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम और टिश्यू परफ्यूजन हो, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप किसी को 5% डेक्सट्रोज वाटर देते हो आईवी लाइन के थ्रू,
तो क्योंकि 5% डेक्सट्रोज वाटर है और मैंने आपको बताया था वाटर जो है वो फ्रीली परमिएबल है, ठीक है। तो वो तो आपको जो है वो उधर से निकल के सेल में से उधर से प्लाज्मा में से निकल के बाहर आएगा ही आएगा, उसने तो सर्कुलेशन में रहना ही नहीं है। और ग्लूकोज जो आप 5% डेक्सट्रोज में दे रहे हो तो वो तो वैसे ही जो है मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है। और कोई ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट होता ही नहीं है, उसने कैपिलरी में रहना ही नहीं है। तो ऐसी स्टेट जिसमें आपको ये चाहिए कि आप सर्कुलेटरी वॉल्यूम को ज़्यादा करो, आप उस पर्सन में कभी भी 5% एक्सट्रोज नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है मेरा फ्लूइड तो रहना ही नहीं है, फ्लूइड उसके अंदर वेजल के अंदर उसने तो निकल के बाहर निकल जाना है। तो ये चीज़ होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि किसी पेशेंट को आप 1000 ml जो है ना डेक्सट्रोज वाटर दे रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरा जो डेक्सट्रोज वाटर है ये फ्रीली परमेबल है, ये हर जगह ही जाएगा, ये सेल में भी रहेगा, ये वेजल से निकल के इंटरस्टिशियम में भी जाएगा और ये जो है सेल में भी जाएगा। तो वो वाला आपने फार्मूला अप्लाई कर देना। आपको जब पता होगा कि इंट्रासेलुलर 2/3 होता है, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, तो 1000 में से अगर हम बात करें, 1000 में से 2/3 अगर हम कहें कि इंट्रासेलुलर रह जाएगा, तो 1000 का 2/3 कितना होता है? 660। तो 660 आपका इंट्रासेलुलर जाएगा और 1/3 आपका किस में जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो 1/3 ऑफ 1000 ml कितना होता है? 330। 330 आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जाएगा। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर में भी आपको पता है 2/3 जो है इंटरस्टिशियम का होता है, 1/3 इंट्रावास्कुलर का होता है। तो 330 का 2/3 निकालें, कितना होता है? 220। तो 220 आपका किस में चला जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और 1/3 330 का कितना होता है? 1/3 होता है आपका और 330 वो इंट्रावास्कुलर चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो बाकी का होगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि मेरा जो इंट्रावास्कुलर है वो 1/3 ऑफ 330, मतलब आपने 1000 ml दिया है, 1000 ml में से सिर्फ 1/3 ऑफ 330 जो है ना वो आपका जो कि 110 है, सिर्फ 110 ml ऑफ 1000 ml आपने दिया है और उसमें से 110 ml सिर्फ आपका इंट्रावास्कुलर रह रहा है, मतलब 11% सिर्फ आपका 1000 ml में से इंट्रावास्कुलर रह रहा है। बाकी सारा का सारा निकल गया वेसल से, किस में? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और सेल में। समझ आई इस चीज़ की? उसके बाद तो वो कहते हैं ओनली 11% फ्लूइड जो है वो इंट्रावास्कुलर में रहेगा। इस वजह से इनकी रिससिटेशन फ्लूइड एज हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। रिससिटेशन में जो है आपकी फिर दूसरे फ्लूइड्स काम आएंगे जो कि एक्चुअली आपके इंट्रावास्कुलर रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसी को, अगर हम कहें कि हमने 0.9% सेलाइन किसी को दिया है, वो 1000% डेक्सट्रोज वाटर था, ये 0.9% जो है ना आपका सेलाइन है, 0.9% सेलाइन है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि सोडियम होता है 0.9%, 154, और क्लोराइड होता है 154। तो सोडियम कौन सा आयन है? एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, आपको पता है ना। तो ये इंट्रा सेलुलर तो नहीं जाएगा, उसको जाने के लिए तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन से जाने के लिए उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। उधर तो वो क्रॉस ही नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन को, सोडियम पोलराइज्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है। इस वजह से ये सारा का सारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल आपने 1000 ml किसी को 0.9% सेलाइन दिया है, 2/3 इसका इंटरस्टिशियम में रहेगा, 2/3 जो है वो मतलब इंट्रा सेलुलर तो जाएगा ही नहीं ना, एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर में भी 2/3 हमारा इंटरस्टिशियम में जाता है, 1/3 जो है वो इंट्रावास्कुलर रहता है। तो 1000 ml में से आपका जो 2/3 है वो इंटरस्टिशियम फ्लूइड में रहेगा, मतलब 660 आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहेगा और 330 आपका इंट्रावास्कुलर रहेगा। मतलब वही 1000 ml जो डेक्सट्रोज आप यूज़ कर रहे थे उसमें से सिर्फ 11% आपका इंट्रावास्कुलर गया था, और वही 100 ml जो आप 0.9% सेलाइन का यूज़ कर रहे हो वो आपको इंट्रावास्कुलर में 33% दे रहा है। समझ आई? वहाँ पे 110 ml सिर्फ जा रहा था इंट्रावास्कुलर, यहाँ पे 330 ml जा रहा है। सो 33% of the fluid will be retained in intravascular compartment if 0.9%
सेलाइन इज़ इंड्यूस्ड। सेम रिंगर लैक्टेट और हार्टमैन सोल्यूशन का भी होता है, क्योंकि रिंगर लैक्टेट और हार्टमैन में हमने देखा था कि हार्टमैन में 131 सोडियम था और रिंगर लैक्टेट में 130 सोडियम था, मतलब सोडियम बहुत ज़्यादा था, तो वो भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है। तो सेम इनके लिए भी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो सोडियम रहेगा। तो ये जो हमारे, अब मैं आपसे अगर पूछूं तो आपने टेबल में देखा था कि सेलाइन जो था और डेक्स्ट्रोज वाटर जो था उनके अंदर तो पोटेशियम और बाइकार्बोनेट है ही नहीं था, जबकि हार्टमैन जो रिंगर्स में मैंने आपको बताया था कि उनमें पोटेशियम और बाइकार्बोनेट था। और प्लाज्मा में भी, मतलब ये आपको अगर टेबल याद हो तो ये देखें, इनके अंदर सिर्फ सोडियम और क्लोराइड ही है, जबकि इनके पास, हार्टमैन्स के पास पोटेशियम भी है और बाइकार्बोनेट भी है। तो प्लाज्मा के साथ कौन ज़्यादा मैच कर रहे हैं? ये दोनों, हार्टमैन और रिंगर लैक्टेट, हमारे प्लाज्मा में पोटेशियम क्लोराइड और ये सब कुछ, तो ये प्लाज्मा के साथ ज़्यादा मैच कर रहे हैं। देखिए बाइकार्बोनेट भी ऑलमोस्ट प्लाज्मा की तरह है, पोटेशियम भी। तो इस वजह से वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो रिंगर लैक्टेट और हार्टमैन्स हैं ये हमारे मैच कर रहे होते हैं किसके साथ? प्लाज्मा के साथ। क्लोजली मैच द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि इनके पास जो है वो सोडियम और लैक्टेट है इन प्लेस ऑफ बाइकार्बोनेट विच इज़ अनस्टेबल और इन सोल्यूशन। जब लैक्टेट मेटाबोलाइज होता है ना तो उसकी वजह से बाइकार्बोनेट जनरेट होता है। इस वजह से वो जो हमारा था बाइकार्बोनेट है, ये क्या करता है? ये हाइपरकोलेरीमिया के रिस्क को कम करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो मैंने आपको बताया था ना कि सोडियम, ये हमारे वाले ये जो थे क्या करवा रहे थे? हाइपरकोलेरिमिक एसिडोसिस करवा रहे थे, रीनल शटडाउन करवा रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि इनके पास जो है वो क्या है, इनके पास बाइकार्बोनेट एज लैक्टेट है, तो लैक्टेट जो है ये क्या करता है कि बाइकार्बोनेट की जनरेशन करवाता है और हाइपरकोलेरीमिया नहीं होने देता। ठीक है, तो ये इनका फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे सेलाइन। और हाइपरटोनिक सेलाइन जो है ये वाला, ये जो 3% है, इसका क्या फ़ायदा है? इतना ज़्यादा हाइपरटोनिक है मतलब ये कि इसके अंदर सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये ब्रेन का सेल है, इसके अंदर पानी जमा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो हमने पेशेंट को हाइपरटोनिक फ्लूइड दिया। हाइपरटोनिक मतलब उसमें सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, पानी बहुत कम है। तो पानी कम है मतलब कि अब जो सेल का पानी होगा वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, सेल श्रिंक करेगा। तो इसका मतलब हाइपरटोनिक सेलाइन का क्या फ़ायदा है कि ये इस फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर लेके आएंगे और इस वजह से ये सेरेब्रल एडिमा और हाइपोनेट्रीमिक सीजर्स का जो है वो कम करेंगे। तो इस वजह से हम इनको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी फ्लूइड्स के बारे में था। अब हमने 1000 ml ऑफ कोलाइड अगर किसी को दिया है तो कोलाइड्स किधर रहेंगे? वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में रहेंगे। ठीक है, सो अगर हम किसी को 1 लीटर कोलाइड देते हैं, मतलब 100 ml कोलाइड देते हैं, तो वो तो कहीं जाएंगे नहीं। डेक्स्ट्रोज कहाँ था? वो बाहर भी जा रहा था, इंटरस्टिशियम में भी, सेल में जा रहा था। सेलाइन जो था वो क्या कर रहा था? वो सेल के अंदर नहीं जा रहा था लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर रह रहा था। लेकिन कोलाइड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी नहीं जाता, वो तो रहता ही इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में। समझ आई है इन सब फ्लूइड्स की? तो इसमें हमने पढ़ा भी है पीछे के एनाफिलेक्टिक रिएक्शन करवा सकते हैं, कोगुलोपैथी करवा सकते हैं, कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडीमा करवा सकते हैं। तो इनको केयरफुली हमने देना होता है। वो किस में नहीं देना होता कोलाइड्स को? जब कैपिलरी इंटेग्रिटी ख़राब हो, क्योंकि वो तब इंट्रावास्कुलर नहीं रहेंगे। बर्न्स के पेशेंट में वो फर्दर एडिमा करवाएंगे, तो बर्न्स के पेशेंट में कभी भी कोलाइड नहीं देनी। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड थेरेपी, सबसे पहले इनका प्रिंसिपल ये होता है कि हमने इफ़ेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करना होता है और एडीमा इंटरस्टिशियल जो है उसको कम करना होता है। दूसरा, हमने इसको मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए नहीं देना बल्कि डेफिसिट और ऑनगोइंग लॉसेस के लिए भी देना है। ओरल रूट शुड बी यूज्ड व्हेन एवर पॉसिबल। आईवी फ्लूइड्स जो है उनको हमने अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे डिसकंटिन्यू करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लूइड हमने देना होता है।
कि जो फ्लूइड लॉस हो रहा है वही पूरा करना है, ठीक है। किसी का सोडियम लॉस हो रहा है तो उसको सोडियम ही पूरा करना है, किसी का ग्लूकोज लॉस हो रहा है उसको ग्लूकोज ही पूरा करना है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनको हमने चेक करना होता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ फ्लूइड थेरेपी और डेली बेसिस पे। 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फ्लूइड थेरेपी के। सबसे पहले रिससिटेशन है, फिर मेंटेनेंस थेरेपी और फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी है। रिससिटेशन क्या है कि पेशेंट इमरजेंसी में आया, आपके पास ट्रॉमा सर्जरी के बाद ब्लड लॉस होना शुरू हो गया, या पेशेंट बर्न्स के हैं, पैंक्रेटाइटिस के, उनका प्लाज्मा लॉस है और जीआईटी लॉसेस। जब भी आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं, हमको रिससिटेट करना है, तो सबसे पहले जो है आपने उसको क्या देना है, 500 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। तो ये हर पेशेंट जो कि आपके पास जो है ना ब्लड लॉस फ्रॉम ट्रॉमा ऑफ सर्जरी के बाद आ रहा है, बर्न्स और पैंक्रेटाइटिस के बाद प्लाज्मा लॉस या जीआईटी लॉसेस के बाद आ रहा है, तो आपने रिससिटेशन के लिए उसको इनिशियल 500 का बोलस लगा देना है नॉर्मल सेलाइन का, ठीक है। अगर उसका ब्लड लॉस हुआ है 30% या उससे ज़्यादा, फिर आपने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी देनी है। फिर ये जो इनिशियल थेरेपी देने के बाद आपने उसकी डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ लॉस और रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट्स आपने उसको फर्दर आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम नॉर्मल सेलाइन के नहीं हमने देने, एक्सेप्ट इन जीआईटी लॉसेस, उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम देना होता है, ठीक है। एज इट कैन कॉज हाइपरकोलेमिक, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया नॉर्मल सेलाइन की वजह से क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम में क्यों नहीं देना, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हाइपरकोलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इट कैन कॉज रीनल शटडाउन। इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने चेक करते रहना होता है। रिससिटेशन तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम नहीं आ जाता और टिश्यू परफ्यूजन जो है वो रिस्टोर नहीं हो जाती। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा एक्सेसिव फ्लूइड्स को, तो आपने पेशेंट की ब्लीडिंग और कार्डिक फेलियर को देखना है कि मैं उसको फ्लूइड देता जा रहा हूँ, कहीं उसकी ब्लीडिंग तो नहीं चल रही बॉडी में, कहीं जैसे हमने उस वाले चैप्टर में हीमोरेज वाले चैप्टर में देखा था कि रिस्पॉन्डर है कि नहीं उसकी बेसिस पे, और कार्डिक फेलियर तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से फ्लूइड्स का काम नहीं चल रहा। तो रिससिटेशन की समझ आई है कि इनिशियल 500 बोलस देना है नॉर्मल सेलाइन का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब देना जब 30% या उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो, और तब तक फ्लूइड्स देने हैं तब तक उसकी जो है वो नहीं ठीक हो जाती हालत। और इसके अलावा आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करते रहना है और रिस्पॉन्स चेक करते रहना है पेशेंट का। अब नेक्स्ट पार्ट से हम मेंटेनेंस थेरेपी करते हैं।